ब्रोकर बोले खास पेशकश हमारी, जिसमें तमाम अंतर्राष्ट्रीय घरेलू जो ब्रोकर्स हैं उनकी जो टिप्पणियां होती हैं, उनकी जो रिपोर्ट्स होती हैं, उनको हम खंगालते हैं और उनमें से कुछ चुनिंदा शेयर जो है वो आपके लिए लेकर के आते हैं। और इस कड़ी में हर रोज़ जो है हर्ष जो है लगातार जो है मेहनत कर रहे हैं और हर्ष हमारे साथ आज भी जुड़ चुके हैं। हर्ष, आज वो 3-4 कंपनियां कौन सी हैं जो आप आइडेंटिफाई करके लाए हैं? और आज बहुत सारी कंपनियां इनमें से ऐसी होंगी जिस पर हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, क्योंकि ज़बरदस्त ट्रेंड में चल रही हैं, तो उनको अवॉइड भी नहीं किया जा सकता था। बताइए कौन कौन सी कंपनी? बिल्कुल सर, ट्रेंड में जो तमाम स्टॉक्स हैं वो इस रिपोर्ट में हम लोग कोशिश करेंगे बताने की। सबसे पहले रिलायंस की बात कर लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पर ब्रोकर जो है गोल्डमैन सैक्स हैं, खरीदारी की सलाह दी है। 1640 का टारगेट दिया, करीब 28% का अपसाइड इनको दिख रहा है कल के भाव के हिसाब से अगर देखा जाए तो। अब इन्होंने क्या कहा है, इनका साफ तौर पे ये कहना है कि जो कोर एबिटा है क्वार्टर 4 में वो फ्लैट रहने की उम्मीद है। कामकाजी मुनाफा एक फ्लैट देखने की स्थिति देखने को मिल सकती है। इसके अलावा रिटेल सेगमेंट की बात करिए, क्योंकि जिस तरीके से एक्सपेंशन, बहुत एग्रेसिवली एक्सपेंशन पर काम कर रहे हैं यहाँ पे अंबानीज, तो इसमें इन्होंने कहा है कि यहाँ पर जो क्वार्टर 4 में आप देखिए ग्रोथ वो 6.5% के आसपास रह सकती है, और जबकि पिछले क्वार्टर में ये ज़्यादा थी, 7% के आसपास थी, यानी कि इसमें एक थोड़ी सी गिरावट, एक डिप देखने को यहाँ पे मिल सकती है। इसके साथ ही जियो में जो टैरिफ बढ़ोतरी की बात हो रही है, टैरिफ के प्लान को लेकर कि आगे आने वाले दिनों में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है, उसका फ़ायदा क्या होगा? 4% रेवेन्यू ग्रोथ बढ़ता हुआ दिख सकता है। अब इन्होंने कंपैरिजन भी किया है, इन्होंने कंपैरिजन किया है यहाँ पर कि जो भारतीय एयरटेल है उसका जो एक्सपेक्टेड ग्रोथ है उससे ये 200 बेसिस पॉइंट ऊपर है। जो 4% का यहाँ पे रेवेन्यू ग्रोथ की बात की जा रही है, जो रिलायंस को फायदा होता हुआ दिखेगा। इसके साथ इन्होंने कहा ऑयल टू जो केमिकल बिजनेस है, काफ़ी समय से दबाव देखने को मिल रहा है, तो वो यहाँ पर एक दबाव देखने को क्वार्टर 4 में मिल सकता है। और सोलर मॉड्यूल जो प्रोडक्शन है, यहाँ पे कंपनी ने बात की थी, आगे के अपने प्लान्स बताए थे, तो वो वहाँ पे फोकस रखेंगे। यहाँ पर देखेंगे गोल्डमैन सैक्स की किस तरीके से आगे बढ़ता है। 1640 के टारगेट यहाँ पर दिए जा रहे हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के लिए, 1293 का लेवल। लेकिन मतलब क्या रिकवरी है। और इंट्राडे चार्ट जरा दिखाइए, अभी आप दिखा रहे थे इंट्राडे हाई पे ट्रेड करता हुआ RIL का शेयर, और इसने बाजार को भी काफ़ी मजबूत सहारा दिया है। आपकी राय क्या होगी? गोल्डमैन सैक्स कह रहे हैं 1640 तक जाएगा। देखिए, मैं विपुल जी, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि रिलायंस जो है वो 1640 आसानी से जा सकता है। आई थिंक बहुत अग्रेसिव टारगेट है, मगर यस, रिलायंस इंडस्ट्रीज हमारे पोर्टफोलियो में है, और हमने जो है रिलायंस को जो है वो खरीदना शुरू किया था 1250 रुपये के लेवल से, और हमने राइट डाउन टू 1120 के लेवल तक हमने रिलायंस को खरीदा है। आई डेफिनेटली फील कि रिलायंस का शेयर जो है वो 1400 के भाव के करीब जा सकता है अप्रैल और मई के बीच में। 1640 की मेरे पास अभी विजिबिलिटी नहीं है, बट मैं पॉजिटिव हूँ इस स्टॉक में, एंड आई थिंक द बेस्ट इज येट टू कम। एंड 1400 एक बहुत लेजिटिमेट टारगेट है, यानी कि प्री बोनस 2800 रुपये जो है वो तो बहुत ही एक नॉर्मल रेट रिलायंस का चला करता था। सो आई फील कि 1400 का भाव इज अ वेरी वेरी लेजिट टारगेट फॉर रिलायंस इंडस्ट्रीज। ठीक सर, चलिए, तो ये बात रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को लेकर के निकल के आ रही है, और अब अगली कंपनी की तरफ रुख करते हैं। हर्ष, बताइए अगली कंपनी कौन सी? जी, अगली कंपनी है NHPC। तो यहाँ पर ब्रोकरेज की तरफ से क्या कहा गया, CLSC की रिपोर्ट है, आउट परफॉर्मेंस की रेटिंग दी गई है, 170 रुपये का टारगेट दिया गया, करीब 44% का अपसाइड यहाँ पे देखने को मिल रहा है, और हाईली कन्विक्शन यहाँ पर कहा गया है कि इस स्टॉक के ऊपर CLSC काफ़ी ज़्यादा बुलिश दिख रहा है, और ये भी कहा है कि 4 साल के अंदर ये स्टॉक जो है वो डबल हो जाएगा, इसकी जो कीमत है वो डबल होती दिख सकती है, निवेशकों का जो मुनाफा है वो डबल होता हुआ दिख सकता है। अब इन्होंने क्या क्या पॉइंट गिनवाए वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो इन्होंने ये कहा है कि जो पार्वती 2 हाइड्रो प्रोजेक्ट है वो अप्रैल से शुरू हो रहा है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट ट्रिगर है, और ये इससे फ़ायदा होता दिखेगा, कैपेसिटी बढ़ती हुई दिखेगी। क्योंकि आप सोचिए कि ये जो प्रोजेक्ट था 7 साल में पूरा होना था, उसको जो टाइम लगा वो करीब 25 साल लग गए। कॉम्प्लिकेशन, इतना कॉम्प्लिकेटेड प्रोजेक्ट हो गया ये, तो ये दिक्कतें देखने को मिली। लेकिन अब ये प्रोजेक्ट जो पूरा हो गया है तो इसका फ़ायदा, बड़ा फ़ायदा होता हुआ यहाँ पे NHPC को मिलेगा। साथ ही इससे जो क्षमता बढ़ती हुई दिखेगी, करीब 11.5% की बढ़ोतरी यहाँ होती हुई दिखेगी, और FY26 तक टोटल कैपेसिटी जो है NHPC की वो 2170 मेगावाट तक पहुंचेगी। इनका रिपोर्ट में ये भी कहा गया कि जो अभी स्टॉक है एक्सपेंसिव नहीं है, वैल्यूएशन एकदम ठीक है, और कई सारे प्रोजेक्ट्स जो हैं वो पाइपलाइन में है, जिसकी क्लियरेंस मिलते ही और तेज़ी से यहाँ पे बढ़ती हुई ग्रोथ देखने को मिलेगी।
ठीक। एनएचपीसी जिस पर भी अभी थोड़ी देर पहले सर आपसे बात हो रही थी, 117 पार्वती 2 का प्रोजेक्ट का जो आपने जिक्र किया, काफ़ी बुलिश है सीएलएसए अपनी रिपोर्ट में, बात सही कह रहे हैं आप। और कहा गया कि 25 साल से जो है इस पर काम चल रहा था और ये जो है एक तस्वीर जो है वो बदल सकता है एनएचपीसी की। आप इस प्रोजेक्ट को कितनी गंभीरता से ले रहे हैं सर? एनएचपीसी के जो पार्वती 2 प्रोजेक्ट जो है अप्रैल में पूरा होने जा रहा है, अभी 85 के आसपास चल रहा है, आपने 95 तक की बात की है। एक बार आप फिर से अपनी बातों को थोड़ी सी दोहरा देंगे, क्योंकि ये सेगमेंट हम अलग से भी अपलोड करते हैं। 117 के टारगेट से आप कितने सहमत हैं? देखिए, 117 का टारगेट मुझे अभी कोई नेक्स्ट फ्यू मंथ्स में ज़्यादा नहीं दिख रहा है। ये बात फैक्ट है कि एनएचपीसी एक बहुत अच्छा स्टॉक है एंड आई थिंक कंपनी बहुत अच्छा काम कर रही है। इट्स अ वेरी गुड क्वालिटी कंपनी, इट्स अ हाई क्वालिटी स्टॉक। मेरा ऐसा मानना है कि लॉन्गर टर्म के लिए इट इज़ वन ऑफ द सेफेस्ट बाइज इन दी पीएसयू स्पेस। मगर मैं अभी भी यही कहूँगा विपुल जी कि जो लोग अभी पिछले कुछ महीनों में जो निवेश करके इसमें थोड़े से स्टक फील कर रहे हैं, एक बार जो है वो 95 के प्राइस पे जो है वो निकल सकते हैं, बिकॉज उसके बियॉन्ड मुझे अभी अगले 2-3-4 महीनों में मुझे अपसाइड नहीं दिख रहा है। सीएलएसए ने जो 117 का जो टारगेट दिया है, इट मे हैपन maybe not in this calendar year, maybe in the next calendar year, और तब तक और बहुत सारे ग्लोबल मैक्रोज जो हैं वो शिफ्ट कर सकते हैं। तो हम केवल किसी एक स्टॉक को आइसोलेशन में नहीं देखना चाहिए, हमें जो है ओवरऑल मार्केट के पर्सपेक्टिव में, इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव में और ग्लोबल मैक्रोज के पर्सपेक्टिव में देखना चाहिए। ऐसा हमारा मैक्रो टॉप डाउन हमारी जो थीम है एसेट मैनेजमेंट की, दिस इज व्हाट वी बिलीव इन। तो इसलिए मैं ये कहूँगा कि इट इज़ बेटर टू टेक द लो हैंगिंग फ्रूट एट 95 एंड देन सी व्हाट वी वांट टू डू। एंड रही बात पार्वती 2 की, आई थिंक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, बहुत फ्यूचरिस्टिक है, बड़ा प्रोजेक्ट है एंड आई थिंक इट्स अ मैटर ऑफ प्राइड फॉर एनएचपीसी। इट इज़ ऑल्सो अ सिग्नेचर प्रोजेक्ट फॉर दिस कंट्री। सो मैं उसको लेके काफ़ी पॉजिटिव हूँ एंड विच इज़ वाई एनएचपीसी has been on our buy list. So I think it's a good stock. It's a great company. चलिए, अच्छा शेयर है अभी के लिए। जो है इमीडिएट टारगेट जो है वो 95 का देख रहे हैं सर। और बात सही है, जो रिपोर्ट सीएलएसए की वो 1 से 1.5 साल के नज़रिए के लिहाज से होती है, तो बिल्कुल जो है हो सकता है अभी 2-4-5 महीने में लेवल ना देखने को मिले, लेकिन 1-1.5 साल का जो व्यू जो लोग रख रहे हैं, तो वहाँ पर जो है शेयर अच्छा परफॉर्म करता हुआ दिखाई दे सकता है। और 4 साल में जैसा हर्ष करें, सीएलएसए का मानना ये है कि डबल भी हो सकता है। हर्ष, अगली कंपनी बताइए। बिल्कुल, अगली कंपनी है बीएससी और आज ज़बरदस्त बम्पर तेज़ी देखने को मिली, 17% तक ये स्टॉक भागता हुआ दिख रहा है। जेफरीज की रिपोर्ट है, होल्ड की सलाह दी है, 5250 के टारगेट दिए हैं यहाँ पे। अब हम सब जानते हैं कि देखिए एनएससी ने फैसला लिया था और 4 अप्रैल को उन्होंने कहा था कि वो जो है जो एक्सपायरीज हैं जो गुरुवार को बजाय सोमवार को की जाएंगी, और इसमें चाहे वो निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो यहाँ पर, या फिर फिन निफ्टी हो, या फिर इसके अलावा नेक्स्ट 50 हो, तो तमाम तरह की जो एक्सपायरी थी उसकी डेट बदलने की बात हो रही थी यहाँ पे। लेकिन अब जो फैसले को टाल दिया गया और जेफरीज ने भी इस बात को कोट किया है और साफ तौर पे यहाँ पे सेबी का जो बीच में इंटरवेंशन हुआ है उसका असर साफ तौर पे देखने को मिल रहा है। और उन्होंने ये भी कहा है कि जब भी एक्सचेंज कोई फैसला ले वो हमें जानकारी इसकी दे। अब यहाँ पे उनका ये कहना है कि इससे क्या होगा, कंपटीशन जो है वो कम हो जाएगा, क्योंकि हमने देखा था कि दबाव देखने को मिल रहा था बीएससी पर, और साथ ही जो बीएससी का मार्केट शेयर लूज होने की बात हो रही थी वो घटता हुआ दिखेगा। यहाँ पे अर्निंग पर शेयर पे जो दबाव है वो बेहतर होता हुआ दिखेगा। लेकिन यहाँ पे ये उन्होंने ये ज़रूर कहा है कि जो ओपन इंटरेस्ट है उसको एक बार क्लैरिटी और मिल जाए उसको लेकर, तो हम लोग और बेहतर तरीके से यहाँ पे चीज़ें रख पाएंगे। स्टॉक जो है यहाँ पर लॉस अभी तक कवर कर चुका है अपने, और कोई खास रेगुलेटरी रिस्क इसमें नहीं दिख रहा है। बिल्कुल, जो है आज इस खबर को हम जो है आज के कार्यक्रम में हमने कवर किया है और अच्छे मोमेंटम में जो है बीएससी दिखाई दे रहा है बाज़ार में। सर, आप भी आपने जैसा कहा कि अभी आप बुलिश हैं, तो इसका सीधा फ़ायदा ये सीडीएसएल हुआ, बीएससी हुआ, इन कंपनियों को जाता हुआ दिखाई देता है। और आज तो खबर एनएससी वाली जो इनको इन्होंने जो टाला है एक्सपायरी का दिन, जो कि सेबी की कंसल्टेशन आई है उसको लेकर के, आपकी टिप्पणी क्या होगी सर बीएससी को लेकर के? मैं ये कहना चाहूँगा विपुल जी कि आई डोंट सी लॉट ऑफ वैल्यू इन बीएससी एट द करंट प्राइस। आई थिंक ओवरसोल्ड हो गया था, क्योंकि
महज 2-3 हफ्तों के भीतर भीतर हमने देखा कि बीएसई में बहुत बड़ा जो है वो फॉल आया था, और वो यही सारे जो रेगुलेटरी चेंजेस को लेके, श्रिंकिंग वॉल्यूम्स को लेके, रिटेल पार्टिसिपेशन को के कंसर्न्स को लेके हमने बीएसई में एक बहुत बड़ा फॉल देखा था। आई थिंक वो फॉल जो है अब कुछ हद तक जो है, बल्कि काफी अच्छी हद तक एक रिवर्सल भी अब हमने देख लिया है। मैं इस लेवल से जो है पॉजिटिव नहीं हूं। मुझे लगता है कि इससे बेहतर जो है वो स्टॉक्स हैं जो कि इससे बेहतर रिस्क रिटर्न प्रोपोजिशन ऑफर कर रहे हैं। सो मेरे पोर्टफोलियो में बीएसई नहीं है, मगर अगर होता तो मैं प्रॉबली यहाँ पे प्रॉफिट बुक करके किसी और स्टॉक में जो है, या किसी और डाइवर्सिफाइड स्टॉक्स में जो है मैं जाना प्रेफर करता। द स्टॉक इज क्वाइट एक्सपेंसिव एट द करंट लेवल, तो इसलिए जो है मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं हूँ। आई थिंक जिन लोगों के पास अगर वो फंसे हुए थे और अब उनको अगर एग्जिट मिल रहा है, तो रादर आई वुड सजेस्ट कि आप यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करके आप दूसरे स्टॉक्स में उस पैसे को डाल दीजिए विच आर लेस रिस्की। ये स्टॉक बहुत हाई बीटा है, बहुत रिस्की स्टॉक है, बहुत वॉलेटाइल है। एक लेस रिस्की पोर्टफोलियो में पैसे को इन्वेस्ट कीजिए, वेयर यू विल probably get another 7-8% return with much less risk and with much less volatility. ठीक सर, चलिए लास्ट कंपनी समझते हैं हर्ष से। हर्ष बताइए जी, एक और सरकारी कंपनी ओएनजीसी की हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं। यहाँ पर तो यहाँ पर जो जेफरीज की रिपोर्ट है, खरीदारी की सलाह है और 375 के टारगेट दिए हैं। अब इन्होंने क्या कहा, इन्होंने देखिए सबसे पहले कहा है कि जिस तरीके से क्रूड है उस पर दबाव देखने को मिल रहा है, उसका फ़ायदा यहाँ पर कंपनी के मार्जिन पर होता हुआ दिखेगा। $70 प्रति बैरल के आसपास ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। दूसरा, विंडफॉल टैक्स की वापसी होती हुई अभी फिलहाल के लिए नहीं दिख रही है, उसकी संभावनाएं बहुत कम है। ये एक अच्छा ट्रिगर है जो अगर आप इसके पीयर्स कंपनी के मुकाबले कंपैरिजन करें तो वहाँ पे वैल्यूएशन काफ़ी सस्ते दिख रहे हैं इनको। इसके साथ ही इन्होंने ये भी कहा है कि वित्त वर्ष 2026 से 30 तक जो प्रोडक्शन है उसमें 10 से 12% की सालाना ग्रोथ देखने को मिल सकती है, और जो क्रूड की कीमतों से जो सुधार होगा उससे वित्त वर्ष 2025 से लेकर 27 के बीच अर्निंग पर शेयर जो है वो 14% कंपाउंड एनुअल ग्रोथ के हिसाब से अनुमान लगाया गया बढ़ते हुए। ठीक। सर ओएनजीसी, आपकी टिप्पणी क्या होगी ओएनजीसी पे? जो टारगेट निकल के आ रहे हैं वो तो खैर 375 के हैं, जेफरीज का मानना ये है, आपका मानना क्या है? विपुल जी, मैं ओएनजीसी पे बहुत ज़्यादा बुलिश नहीं हूँ। हमने इसमें निवेश किया था अराउंड दिसंबर, हमने इसको खरीदा था, और मगर फिर जब क्रूड ऑयल प्राइसेस बढ़े थे जनवरी में, तो वहाँ पे जो है हम लोग ओएनजीसी से निकल गए थे, बिकॉज वी जस्ट फेल्ट कि क्रूड ऑयल प्राइसेस के उस लेवल से हमें तेजी नहीं दिख रही थी, एंड वी फेल्ट क्रूड ऑयल प्राइसेस आने वाले समय में सॉफ्ट होंगे। तो ये जो रैली जरूर बनी है पिछले कुछ दिनों में, बिकॉज पूरा मार्केट बढ़ा है तो ओएनजीसी भी बढ़ा है, मगर मैं क्रूड ऑयल प्राइसेस को लेके बहुत ज्यादा अभी भी मैं बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक नहीं हूँ। सो आई वुड रादर बी इन ऑयल मार्केटिंग कंपनीज एट दिस स्टेज दैन बी ऑयल एक्सप्लोरेशन कंपनीज। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि ओएनजीसी में अगर आपने लोअर लेवल पे निवेश किया है और आज आपको प्रॉफिटेबल एग्जिट मिल रहा है, तो प्रॉबेबली आपको वो एग्जिट लेके आपको ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को कंसिडर करना चाहिए। वहां पे मुझे एक ज्यादा बेहतर अपॉर्चुनिटी दिख रही है।